तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये ऑप्शन। आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का √3 गुना है। ठीक है, तो देखिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, तो आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का √3 गुना म्यू का साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, यानी साइन आई बराबर जगह म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 बराबर में √3 साइन आर। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या बराबर होगा √3 गुने अपवर्तन कोण का ज्या। अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में वेग एवं माध्यम में वेग का अनुपात है। प्रकाश का वेग माध्यम के परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाती है तथा संक्रमण धातुएं अपने यौगिक में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं? तो ये ऑप्शन आयनिक व उपसंयोजक बंधन। संक्रमण धातुएं अपने यौगिक में आयनिक व उपसंयोजक बंधन दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d⁻1 - 10 ns1 - 2 होता है। संक्रमण धातुएं जटिल या संकर यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह जटिल या संकर या उपसंयोजी यौगिकों में आयनिक तथा उपसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। ये धातुएं उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो ए ऑप्शन, यानी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में उस समय तक के 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्राइड को भी स्थान दिया गया। इसके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया। इन्होंने समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं कहा था। आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले के परमाणु संख्या पर आधारित और जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं और संगत कथन का चयन करिए। बी ऑप्शन। तो देखिए, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित कथनों में यह कथन असंगत है कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, जिससे यह जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। यह सामान्य रूप से इथीन के बोलक होते हैं। प्लास्टिक निम्न रूप से हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालते हैं। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। यह नालियों को जाम कर देते हैं। यह प्रकाश द्वारा अपघटित होकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं, जिससे मृदा, बर्फ, खाद्य श्रृंखला में ये प्रवेश कर जाते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस पर जीवाणु तथा कवक की क्रियाएं नहीं होती हैं, जिससे यह लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कहता है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? 35 का सी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। तो किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हैं, तो उसका अपवर्तन
होता है, जिससे प्रकाश का वेग बढ़ता घटता प्रतीत होता है। इस घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक का उदाहरण जैसे झरना का कम गहरा दिखना, ठीक है, जल में पड़ी मछली या सिक्का का ऊपर उठा दिखना, सूर्य एवं चंद्रमा का बड़ा दिखना। कहता है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? 36 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, तापन उपकरण का जो है हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ से निम्न गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए, जैसे उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। तापन उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है I² RT, जहाँ I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, T समय। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT को जो है जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, विद्युतीय जो गीजर एवं विद्युत टोस्टर है। विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत फ्यूज Pb+Sn का बना होता है। इसका प्रतिरोध उच्च लेकिन गलनांक निम्न होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जिसका गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट। जीनों में कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? 37 का ई। तो देखिए, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख विकल्प में किया गया है। जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह जीनों का गलत लक्षण दर्शाता है। वंशागति का जीन मत TH जो है मॉर्गन ने दिया था। इस मत के प्रतिपादन के लिए इन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वंशागति के जीन मत के अनुसार जीन्स जो है माला के मनकों के समान गुणसूत्रों पर जो रेखीय क्रम में लगे हुए कण है। गुणसूत्र में जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी DNA का अणु उपस्थित होता है। जीन्स DNA के छोटे छोटे खंड होते हैं। जीन एक भौतिक इकाई हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती हैं। तथा सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। विल्सन तथा स्टीवन ने X एवं Y गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र तथा अन्य गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो बी ऑप्शन स्टार्च। पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है। ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा है। गन्ना शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज डाइसैकराइड है। यह ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के बने यौगिक है। रक्त शर्करा को इंसुलिन ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है तथा शरीर में आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकागोन उसे ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज, इंसुलिन और ग्लूकागोन की उपस्थिति में ये ग्लाइकोजन होता है। फिर कहता ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा स्टार्च सभी पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक जो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया? सी ऑप्शन। तो भारतीय रेलवे ने RDSO संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन
सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कवच विरोधी टक्कर प्रणाली को लागू करने के लिए रेलवे की सराहना की है। कवच सिस्टम को जो है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने विकसित किया है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO को 1957 में जो है स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में। आपातकालीन स्थिति में ट्रेन ड्राइवर के समय पर ब्रेक नहीं लगा पाने की स्थिति में कवच सिस्टम स्वचालित रूप से जो है खुद ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोक सकता है। हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए किसे विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी ऑप्शन ममता जी सागर। तो हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए ममता जी सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ लेखिका ममता जी ने नाइजीरिया के अबूजा में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स से विश्व साहित्य पुरस्कार को जीती तथा आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम को किस देश में लॉन्च किया गया है? बी ऑप्शन मलेशिया। तो आसियान इंडिया जो है ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम को मलेशिया में लॉन्च किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच हरम्यूज शक्ति नामक जो है सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। कहता किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में यह पहला उपयोगिता भूतापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने हाल ही में पहला उपयोगिता भूतापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है। अप्रैल 2024 में जो अल नीनो के कारण विनाशकारी सूखे की स्थिति के लिए जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी देशों ने आपदा स्थिति की घोषणा की है। हाल ही में जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा GIG प्रस्तुत किया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और मुद्रा डॉलर है। दिसंबर 2023 में भारत ने केन्या देश को जो है अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? 45 का सी IIT मुंबई। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी IIT मुंबई ने लॉन्च की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में देश की पहली घरेलू कैंसर रोधी जो है CAR-T सेल थेरेपी यानी नेक्स्ट CAR-19 लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मरण नाइफ को किस भारतीय मूल के लेखक द्वारा लिखा गया है? ए ऑप्शन सलमान रुश्दी। तो देखिए हाल ही में जो है स्मरण नाइफ को भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। यह संस्मरण में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंपने के भयावह अनुभव की यात्रा का वर्णन किया है। सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन और दी सैटेनिक वर्सेज जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। वो कहता है कि वेयर अबाउट्स और ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर उपन्यास के लेखक झुम्पा लाहिरी। अल्जीरिया देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजीर का उद्घाटन किया है। यह मस्जिद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है और मुद्रा दिनार है। कहता है कि किस देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर का उद्घाटन किया है?
तो ए ऑप्शन अल्जीरिया। अल्जीरिया देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर का उद्घाटन किया है और यह मस्जिद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया समुद्र किनारे है। कहता है कि स्टेशन का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 46 के सी रंगपुर रेलवे स्टेशन। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम रंगपुर रेलवे स्टेशन है, जिनका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। यह 45 किलोमीटर तक सीवोक रंगपुर रेलवे लाइन पर बना है। सीवोक रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में बेंगलुरु में भारत की सबसे पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन विकसित किया जा रहा है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। 47 का सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। तो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह अधिवेशन एक गांव में हुआ था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सिद्धरामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास को बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में यानी इंडियन नेशन आर्मी 1942 में सर्वप्रथम मोहन सिंह ने की, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार भारत के लिए बनाई। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को देश में आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है। तथा इन्होंने विश्व प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा घोषित किया। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये ऑप्शन अमेरिका 1913। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अफ्रीका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया था। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बकरतुल्ला, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराफ, सोहन सिंह भाखना, सोहनलाल पाठक, हरिकिशन तलवार, हरि सिंह उस्मान आदि। कथा गदर पत्रिका के नाम पर ही संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ा था। गदर पत्रिका उर्दू, पंजाबी, हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। कथा 1908 में तारकनाथ दास ने स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? सी ऑप्शन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उसका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था।
दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के संदर्भ में वेदों की लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में धर्म प्रचार करने के लिए जो हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। आर्य समाज में छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना भी की। सर्वोपरिता की नीति किसने दी थी? बी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सर्वोपरिता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 था। हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 अंग्रेज एवं गोरखा के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों की शांति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। फिर है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 तक टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 1823 में अनुज्ञप्ति संबंधित नियम द्वारा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। डलहौजी द्वारा 1848 में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया गया। किसने प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से गद्दारी की थी? ए ऑप्शन मिर्जाफर। मिर्जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से गद्दारी की थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब का वफादारी की। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू की गई 1765 से 72 में। पीट का क्लाइव के बारे में कथन है कि यह स्वर्ग से उतरा जनरल था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कथन नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाला वास्तुकार 52 का होगा सी एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। नई संसद भवन के वास्तुकार है बिमल पटेल। चंडीगढ़ के हैं कार्बूजियर। गेटवे ऑफ इंडिया के हैं जॉर्ज बी टेंट। ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ इसके हैं नेक चंद सेनी। मुंबई का ताज होटल सीताराम खांडेराव वैद एवं D.N. मिर्जा। विक्टोरिया मेमोरियल इसके हैं विलियम इमर्सन। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड डलहौजी। 1848 और 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने की घोषणा की। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया। डलहौजी को भारतीय रेल प्रणाली का जनक माना जाता है। भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी के काल में हुआ है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ है। बिहार में किसानों की संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर
बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन 1919 से 1922 के मध्य स्वामी सहजानंद ने चलाया। किसान सभा की स्थापना 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन जिलेपला और जास्कर। जिलेपला जास्कर स्थित दर्रे के साथ सही सम्मिलित नहीं है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर गुजरने वाला मार्ग है। जिलेपला सिक्किम को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका होता है। खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी यह श्योक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। खारदुंगला सबसे ऊंची स्थान पर परिवहन योग्य दर्रा है। जो जिला दर्रा बृहद हिमालय में दर्रा, ठीक है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। टेलीग्राफ पठार इनमें से किस एक का भाग है? बी ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक कटक। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है। टेलीग्राफ पठार महासागरीय कटक है जो मध्य अटलांटिक का ऊपरी भाग है। टेलीग्राफ पठार दक्षिण जो है ग्रीनलैंड के समीप 55 उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। 1853 में समुद्र के बाथीमेट्रिक चार्ट का निर्माण करते हुए मैथ्यू फार्टिन मोरी ने इस क्षेत्र का खोज किया। निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची का प्रकाशन करता है? यह IUCN लुप्तप्राय प्रजातियों को लाल सूची प्रकाशन करता है। IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। IUCN गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका तथा हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी कार्य करता है। IUCN की 5 जो है रेड डाटा बुक है। प्रथम है स्तनधारी जीव के लिए, द्वितीय है पंछी के लिए, तृतीय है जो मृस्थलीय उपचार के लिए, चौथा है मछली के लिए, पांचवा है को पंचम पौधों एवं वनस्पतियों के लिए। कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? 58 के सी। तो देखें वलासिया जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। वलासिया जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और जो है साहुल के बीच है। जीव विविधता द्वारा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। 1992 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता पहला जैव विविधता सम्मेलन कहलाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि लघु ज्वार कब होता है? 59 का सी ऑप्शन। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं
तब जो है लघु ज्वार जो है ज्वार बनाते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। ठीक है, इसमें बृहद जो है ज्वार भाटा, इसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सी ऑप्शन। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है एवं यह पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती हुई कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती हैं। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती हैं। रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी निकलती है। फिर है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? 61 का सी। तो बम्बई हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से जो है प्रति चक्रवात की स्थिति में होता है। बम्बई हाई अरब सागर में बम्बई से दूर सागर में स्थित है, जहां से तेल निकाला जाता है। बम्बई हाई से तेल जापान के सहयोग से 1970 के दशक से निकाला जा रहा है। भारत में तेल सर्वप्रथम डिगबोई से 1901 से निकाला गया है। 1901 में निकाला गया। खनिज तेल की भारत में काफ़ी कमी है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति क्रियान्वित की गई। 1988 में इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया, जिसमें 2005 में संशोधन किया गया। करना है इतना का एक्स अक्ष का प्रतिबिंब। देखिए ये जो है -3 -4, ठीक है, -3 -4, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पे बनने वाला है, ये बन जाएगा आपको -3, +4। ठीक है, तो बिंदु -3 -4 का एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष का प्रतिबिंब -3, 4 यानी बी ऑप्शन। कहता है दो व्यक्ति ए और बी की आयु 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी। 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी। ठीक है, और कहता है दो व्यक्तियों में इतना का अंतर है। अभी कितना का अंतर है? 2। तो 2 का मान 16, तो 1 का मान 8। ए और बी में सबसे कम आयु वाले व्यक्ति, तो 1 का मान 8, तो 6, ये वर्तमान आयु क्या होगा? 8 + 6 यानी 8 × 6 = 14। सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई इतना है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया। इस गोले की त्रिज्या, शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr², ये दे दिया गया है 64 पाई। ठीक है, यहाँ से r निकल गया 8। ठीक है, तिरछी ऊंचाई l कितना है? 17। ठीक है, तो यहाँ से आप h निकाल दीजिए, क्या होगा? 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। तो गोला का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर, ठीक है, इधर हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा? 4r³ बराबर, ये कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 4r³ बराबर होगा 8 × 8 × 15 r² × h। तो r बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है, r बराबर 3rd√2 × 8 × 5 15। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 2 3rd√30 f। कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है।
तो दाएं पर इकाई का दोगुना, इकाई का दोगुना, यहाँ पे है इकाई का दोगुना। ठीक है, इकाई का दोगुना है, मौजूद अंक का दोगुना है। फिर कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 36। ठीक है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। तो घटाइए, ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये 24 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 13 में से 6 गया तो 7, 5 में से 3 गया 2, तो मूल संख्या से 9 कम। तो देखिए 66 का होगा ई ऑप्शन। ठीक है, यहाँ 27 कम है, यहाँ 18 कम है। ठीक है, तो ये होने वाला नहीं। ठीक है, अगर हम, ठीक है, अगर 21 होता, ठीक है 21 होता तो इसका अपोजिट 12 होता। ठीक है, 11 में से 2 गया 9, तब हो जाता। ठीक है, तथा एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी 36 मिनट का समय लेती है। तो शांत चल में नाव की चल, देखिए एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, एक नाव धारा की दिशा में, तो x + y, मान लीजिए नाव की चाल x, धारा की चाल y, तो क्या होगा 12/30 × 60, 30 × 60 12 × 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको चाल निकल गया 24, फिर x - y, फिर का धारा के विपरीत उसी चाल से चलते हुए समान दूरी 36 मिनट में, तो 12/36 × 60, 6 × 4 = 36, 6 × 2 = 12, यानी कितना 20। तो हमको निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो ये कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना होगा 44, तो x बराबर कितना होगा 22। ऑप्शन नंबर डी। कहता है x बराबर इतना, तो इतना कमा, तो x बराबर है 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, और प्लस देखिए माइनस का क्यूब, तो माइनस 11 का क्यूब होता है 1331, होएगा -1210। सी ऑप्शन। 360 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि, यानी 75% का मान है 360। ठीक है, कहता है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, सॉरी 25%, तो 125% का मान निकालना है। इतना बटा 75 × 125, 25 पंचे 25 तिया 12 तिया 12 × 5 = 600। ये ऑप्शन। कहता है कि ABCD और APQR दो समानांतर चतुर्भुज है। यदि APQ 100 है, यदि APQ 100 है तो कौन CDR, तो कौन CDR का मान क्या होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग होता है 180, यानी कोण DAB जोड़ कोण APQ 100 बराबर कितना होगा 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180, तो ये कोण कितना निकल जाएगा, ये कोण निकल जाएगा आपको 180 - 100 यानी 80। अब ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80, क्योंकि कोण DAB बराबर होगा कोण CDR, यानी संगत कोण है। तो ये कोण बराबर ये कोण, तो ये भी हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।